तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 14 टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैसे तो मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है ना, वहाँ पे पढ़ाना था, लेकिन हम लोग का मेन टारगेट जेई है, ठीक है। और जेई का अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इस फंक्शन की चैप्टर में मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन फंक्शन हो गया, साइन ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद कोसाइन फंक्शन, ठीक है। कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस बोलते हैं, कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद हमको देखना होगा टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट में हम लोग टेन एक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें को टेंजेंट देखना होगा, या इसको शॉर्ट में हम लोग कॉट एक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सेक, ठीक है, सेक एक्स, और उसके बाद हमें को सेक फंक्शन। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। उन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफिकली रेंज और डोमेन क्या होता है वो सब हम निकालेंगे। लेकिन ये सब निकालने के लिए ना, अब देखो मैं साइन फंक्शन को एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अब साइन फंक्शन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो जैसे x मान लो, x इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। x इक्वल्स टू 30 डिग्री, x इक्वल्स टू अपने 60 डिग्री इनपुट डाला, उसके बाद अपने 90 डिग्री डाला, ठीक है। तो जो साइन x होगा, ठीक है, तो साइन x होगा, जो साइन x का कुछ वैल्यू मिलता है, ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्लास 10 तक आपको 0 से लेके 90 डिग्री, ठीक है, इक्विट एंगल के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है ना, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो होता है, उन रेशियोज का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। क्लास 10 में ये मिल जाता है सभी बच्चों को, ठीक है। क्लास 10 मैथ्स में तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है, ये सबको पता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 1 होता है, ठीक है। इतनी बातें सबको पता होता है, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं है तो आपको ये वैल्यूज याद रखना होगा, तभी आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। और ये वैल्यूज सिर्फ मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी क्लास 11 में हो, आपको फिजिक्स भी तो पढ़ना है ना, तो फिजिक्स में भी इन सब वैल्यूज का बहुत यूज होता है, ठीक है। अभी हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या देखना है, मान लो आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिल गया, ठीक है। आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिल गया, जैसे मान लीजिए 90 से आपको कुछ बड़ा एंगल मिल गया, थीटा इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। लेट्स से 150 135 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ 150 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन ऑफ 135 डिग्री, इसका वैल्यूज क्या होता है वो आपको शायद पता नहीं है, ठीक है। किसी को पता हो भी सकता है। तो ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे निकाला जाता है वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऑब्ट्यूस एंगल के लिए साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, इन दो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसका आउटपुट क्या होगा वो हम पहले देख लेते, ठीक है। उसके बाद हम पहले साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस, फिर सिमिलरली हम बाकी जो रिमेनिंग फंक्शन है ना, उन फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, ठीक है। पहले वो रिलेशन मैं आप लोगों को बता लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल भी ड्रॉ किया है, इस टेबल को आप देखो, ये वैल्यूज आपको पहले से ही पता है, क्लास 10 में भी आपको मिला होगा, क्योंकि साइन 0 पे कितना होता है, वैल्यू 0 होता है, साइन 30 पे हाफ होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे वैल्यू कितना होता है, √3/2, और साइन 90 पे 1 होता है। ये वैल्यूज अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है, ठीक है, अगर ये वैल्यूज किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो आपको ये वैल्यूज याद रखना होगा, ठीक है। नहीं तो आप ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आउटपुट क्या होगा वो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, बहुत दिक्कत आने वाला है। तो इन वैल्यूज को आपको जैसे भी करके याद रखना है, ठीक है। अगर आप साइन का वैल्यू याद रख लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूं, अगर आप साइन का वैल्यू याद रख लेते हो ना, तो कॉस का वैल्यू आप आराम से याद रख सकते हो। एक छोटा सा ट्रिक है, मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
अगर किसी स्टूडेंट को ये वैल्यूज साइन के लिए याद नहीं है तो प्लीज आप इस वैल्यूज को याद रख लो, ठीक है। अगर साइन का वैल्यू आपको याद रह जाता है ना तो आप कॉस का वैल्यू भी निकाल सकते हो, और साइन कॉस का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप रिमेनिंग 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इन वैल्यूज को साइन फंक्शन के लिए कम से कम आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये मैं फिर से आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये सब यूज होगा तो इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये आपको याद रखना होगा। ये क्यों याद रखना होगा वो भी आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, आप देखो यहाँ पे अगर आप यूनिटरी मेथड लगाओगे तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पाई अपॉन 180, ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। अब 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई अपॉन 180 होता है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको किसी एक प्लेन को चूज करना होगा, ठीक है। तो एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने चूज किया। अभी आप देखो ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है ना, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है। अब ओरिजिन से कहीं पे आपने यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया, तो ओरिजिन से ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस होगा ना। तो अभी जो इनपुट आप डालोगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख के लेता हूँ y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अब इनपुट आप कहाँ पे डालोगे, इनपुट आप x में डालोगे ना, बात समझ में आ रहा है, इनपुट आप x में डालोगे। अभी देखो x का वैल्यू आपने 30 डिग्री लिया, तो क्या जीरो ओरिजिन से ए पॉइंट का डिस्टेंस डिग्री में हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट डिग्री कभी नहीं हो सकता है। डिग्री किसका यूनिट है, डिग्री किसी एक एंगल का यूनिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो डिग्री था ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। डिग्री को हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आप देखो 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आप 30 पाई अपॉन 180, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो 30 से ये 6, तो फाइनली आपको क्या मिला, पाई अपॉन 6। अब देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.141, ठीक है, 3.14 भी आप ले सकते हो। अब पाई अपॉन 6 इसका वैल्यू कितना होगा, पाई अपॉन 6 इसका वैल्यू, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 0.48, ठीक है, ऐसा कुछ आपको एक नंबर मिलेगा। तो देखो आप, तो डिग्री को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ लेंथ या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हम लोगों ने कन्वर्ट किया है ना, तो इसीलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बहुत जगह पे यूज करना होगा। फिजिक्स में भी आपने देखा होगा, फिजिक्स में भी इस रिलेशन का बहुत ज़्यादा यूज है, यूनिट एंड डायमेंशन, तो चैप्टर 2 है ना, वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गया है तो अभी यहाँ पे देखो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है, इसको फायदा नहीं है। लेकिन 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन 6, ठीक है, पाई अपॉन 6। अगर क्लास 10 तक आप लोगों ने डिग्री में लिखा होगा तो अभी से आप आदत डाल लो इसको आप रेडियन में लिखने के लिए, ठीक है। 45 को आप क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन 4 लिख सकते हो, आप निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने तरीका तो बता ही दिया आपको, इस रिलेशन को आपको यूज करना है। 60 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई अपॉन 3, और 90 के लिए आपको क्या लिखना होगा, पाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक इतनी बातें क्लियर हुआ। अब देखो, अब साइन फंक्शन के लिए आपको ये सब वैल्यू याद है, ठीक है। आप मान लो अगर आपको याद नहीं भी है तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी आप मान लो साइन फंक्शन के लिए मुझे वैल्यूज याद है, ठीक है। तो कॉस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, कॉस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, उन वर्ड को आप ध्यान से देखना। वो वर्ड मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा लेकिन जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना वो तब आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों मैंने बोला, ठीक है। ये जो साइन फंक्शन है ना, ये जो साइन फंक्शन है ना, ये साइन फंक्शन 0 से लेके 90 तक, ठीक है, 0 से लेके 90 तक इस इंटरवल में ये इंक्रीज होता है, ये लगातार बढ़ता ही रहता है। अब इंक्रीज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे आप देखो एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स का वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है।
जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से जो y है y का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है ना। तो इस टाइप के अगर किसी ग्राफ आपको मिल जाता है ना तो उस ग्राफ या उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन जो कॉस है ना वो उल्टा होता है 0 से लेके 90 तक, ठीक है। जिस इंटरवल में साइन इंक्रीज होता है उसी इंटरवल में कॉस डिक्रीज होता है। बात समझ में आया? जिस इंटरवल में कॉस डिक्रीज होता है उस इंटरवल में साइन इंक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 से लेके 90 तक साइन इंक्रीज हो रहा है। आप वैल्यूज को भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। 0 से हाफ बड़ा है, हाफ से 1/√2 बड़ा होता है, ठीक है। और 1/√2 से √3/2 इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। और 1 तो ऑब्वियसली √3/2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब साइन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइन का जितना भी वैल्यू हम लोगों ने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। लेकिन जो कॉस होता है ना वो इसका उल्टा होगा, ठीक है, वो उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे जब साइन 0 पे मुझे 0 मिल रहा था वहां कॉस पे मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब आप उल्टा कर दो, ठीक है, आप उल्टा कर दो। अब 1 पहले लिखा, उसके बाद √3/2, ठीक है, उसके बाद 1/√2, उसके बाद आपको हाफ मिलेगा, देन 0, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों होता है वो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना तब मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप मान लो ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बोला है, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको झूठ नहीं बोलूंगा ना, ठीक है। मैं आपको क्यों गलत पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो तो अभी देखो साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस इन एंगल्स के लिए हम लोगों को क्या क्या वैल्यूज होता है वो अभी हमें पता चल गया है, ठीक है। अब इसकी मदद से आप टेन का भी वैल्यू निकाल सकते हो। टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे? आप सभी को पता होगा टेंजेंट ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ x अपॉन कोसाइन ऑफ x। ये होता है कि नहीं बताओ? इतनी बातें सब लोगों ने क्लास 10 में देखा होगा अच्छे से, ठीक है। अब 10 अगर आपको मिल गया है तो आप कॉट भी निकाल सकते हो। कॉट x क्या होता है? 1/10x होता है ना, ठीक है। अगर 10 कॉट आप निकाल सकते हो तो क्या आप कॉस और सेक और कॉसेक को नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। अब देखो यहाँ पे सेक x, ठीक है, सेक x को आप कैसे लिख सकते हो? 1/cos x, ठीक है। cos x का वैल्यू आपको मिल गया है, निकाल लो, ठीक है। फिर cosec x क्या होगा? 1/sin x, ठीक है। तो अगर आप साइन का वैल्यूज एटलीस्ट याद रख लेते हो ना तो आप कॉस का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कॉस के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताया, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज इन जो एंगल है ना इन एंगल्स के लिए आप निकाल सकते हो। इतनी बातें समझ में आया? ठीक है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक छाप लो, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से जल्दी नोट्स बना लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। चलो अभी हमको क्या देखना है? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वैल्यूज क्या क्या होगा वो अभी हमको देखना है, ठीक है। How to find values of trigonometric function when theta greater than π/2 और 90 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आप पहले एक काम करो, अब कोई एक ऐसे दो एक्सिस को ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसको एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। नहीं मानोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो प्लेन हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया है ना, इस प्लेन में कितना क्वाड्रेंट है? ग्राफ आप लोगों ने बहुत पहले सॉल्व किया होगा क्लास 9-10 में, ठीक है। ग्राफ में आपको 4 क्वाड्रेंट मिलता है ना। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हो गया हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो इतनी बातें सबको पता है, ठीक है, इतनी बातें सबको पता है। मैं ज़्यादा यहाँ पे लेक्चर नहीं झाड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलो अब एक रूल है, ठीक है, एक रूल है जिसकी मदद से हम ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल पे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। उस रूल का नाम है ASTC रूल, ठीक है। क्या नाम है? ASTC रूल। अब ये ASTC क्या है ध्यान से देखो। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग A लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने A लिखा, सेकेंड क्वाड्रेंट में S, थर्ड क्वाड्रेंट में T और फोर्थ क्वाड्रेंट में C आ गया, ठीक है। ASTC। अगर कोई स्टूडेंट आसाम से होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। ASTC का मतलब क्या है?
आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। चलो वो वाला ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हमें यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ रूल से मतलब है। चलो तो अभी यहाँ पे देखो आप, ये जो ए लिखा है ना, ए का मतलब क्या है, ऑल, ठीक है, ए का मतलब होता है ऑल। अब देखो ये ऑल क्या है, यहाँ पे कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। उन सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम एंगल नापते हैं ना, जब भी हम एंगल मेजर करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नापते हैं, ठीक है। इतनी बातें तो सबको पता है, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप एंगल को नापोगे तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप एंगल को नापोगे उसको हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। इतनी बातें भी सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, अब मान लो यहाँ पे आपने ये एंगल, ठीक है, थीटा। अब देखो ये जो थीटा है ना, इस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, या तो इस लाइन के पैरेलल होगा, वही हो सकता है ना मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे आ गया लेट्स से ये, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो वो तो हमें नहीं निकालना है ना, हम अभी कहाँ पे देख रहे हैं, हम अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देख रहे हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 90 हो सकता है, ठीक है। तो 0 से लेके 90 तक, ठीक है, 0 से लेके 90 तक, अब इस टेबल को देखो कहीं पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है क्या, 0 से लेके 90 तक साइन और कॉस को ही आप सिर्फ देखो, क्या आपको नेगेटिव वैल्यू कहीं पे मिल रहा है, क्या आपको नेगेटिव वैल्यू कहीं पे मिल रहा है, किसी को नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो अगर साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो रिमेनिंग 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। वो जो बाकी के 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे मिला था, या तो आप डिवाइड करो साइन को कॉस से, या तो कॉस को साइन से, या तो 1/sin x निकालो, या तो 1/cos x निकालो, वो तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। बात समझ में आया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ऑल, ठीक है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव हियर। बात क्लियर हुआ, यहां तक बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब दिक्कत यहां पे नहीं आता है, दिक्कत कहां पे आता है पता है, जैसे ही आपको कोई एक बड़ा एंगल मिल गया 90 से, जैसे मान लो यहां पे आ गया, अब ये तो ऑब्वियसली 90 से बड़ा वाला एंगल है कि नहीं, 90 से बड़ा वाला एंगल है, तो इसके लिए हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अब ये जो थीटा है ना, इस थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, वो हम डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, इसीलिए ये रूल आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब एस का मतलब देखो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने यहां पे लिखा है ना एस, इसका मतलब अब देखो, अभी मैं इसको इरेज कर सकता हूं। तो एस क्या है, एस का मतलब है साइन, क्या बोला मैंने, साइन। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन के साथ साइन का, अगर साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव होगा, आप यहां पे देखो, नो कोसाइन से यस, ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, साइन अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा ना, इतनी बातें सबको पता होता है, ठीक है। इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन आप लोगों ने शायद क्लास 7 से सॉल्व करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोसेक भी पॉजिटिव होगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ठीक है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दुनिया में मिलता है सब पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस, ठीक है, तो आप साइन को याद रख लो, ठीक है, तो कॉस तो कॉसेक तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आने ही वाला है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो tan, यहाँ पे जो टी लिखा है ना, टी का मतलब होता है tan, अगर tan पॉजिटिव होगा तो कॉट भी तो पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है, tan पॉजिटिव होगा तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब लास्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गया है बताओ, सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का जो आपका रेसिप्रोकल होगा वो होगा यस सेक, ठीक है। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर होगा किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इतनी बातें क्लियर हुआ। ASTC, ठीक है, आपको उल्टा घूमना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot, एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इतनी बातें क्लियर हुआ? चलो, इतनी बातें अगर क्लियर हो गया है तो अभी हम एंगल निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक दो रूल और भी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं स्टेप नंबर 1 ही बोलता हूँ। ऐसे कोई मतलब किताब में आपको मिलेगा नहीं स्टेप 1 ये होता है, स्टेप 2 ये होता है, लेकिन मैं, क्योंकि मेरा अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टेप 1। ठीक है, चलो एंगल। ठीक है, इस एंगल के लिए मैं आपको सेकेंड स्टेप बताऊंगा। लेट्स से थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, इसको आप रेडियन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो रेडियन में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 150 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5 से ये 3 3 5 3 से 6, तो फाइनली हमको 5 पाई अपॉन 6 मिल गया। अब 150 को आप क्या लिख सकते हो, 5 पाई अपॉन 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो हम 150 के लिए वैल्यू देखते हैं। ठीक है, साइन ऑफ 150 ये हमें निकालना है अभी। ठीक है, साइन ऑफ 150 ये हमें निकालना है अभी। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? अब ये जो आपको एंगल मिल रहा है ना, क्लियरली ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल पे दिक्कत ये होता है, हमको फॉर्मूला किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, हमें सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू इन एंगल्स के लिए पता है, सिर्फ इक्विट एंगल के लिए ही हमें ये सब पता है। ठीक है, 30 होने से हम निकाल सकते हैं, 45 होने से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, 60 होने, इवन 90 तक हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 150 है ना, 150 को मैं थोड़ा बहुत एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे करूँगा। ठीक है, ताकि ये जो एंगल है ना वो इक्विट एंगल बन जाए। ठीक है, बात समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो 150 को आप कैसे लिख सकते हो? 150 को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका तो हो गया 180 माइनस 30, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। 180 से अगर 30 माइनस करोगे 150 मिलेगा ना। अगर किसी को ये भी नहीं आता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ठीक है, सेकेंड तरीका देखो, सेकेंड 150 को आप साइन ऑफ 90 प्लस 60 ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, एडिशन सबको आता है। ठीक है, चलो अब एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ। ठीक है, दो तरीका हम लोगों ने अभी तक, दो तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया है 150 को। ठीक है, अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बताऊंगा। इन पॉइंट्स को आप नोट करो, दिमाग में छापो, जो भी करना है आप करो, लेकिन इन पॉइंट को आपको याद रखना होगा, तभी जो इसका अगला स्टेप होगा ना वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो पहला पॉइंट बताने से पहले एक और चीज़ आपको दिखाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत आवश्यक है। साइन ऑफ, अब 180 को आप ऐसे लिख सकते हो तोड़ के, 2 इंटू 90 ऐसे आप लिख सकते हो। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 3 इंटू 60 भी आप लिख सकते हो, तब भी तो आपको 180 मिलेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे 90 को रखना है। ठीक है, ये जो 180 है ना, 180 को इन टर्म्स ऑफ 90 मुझे लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, 2 इंटू 90। अब यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 90, अगर मैं ऑलरेडी है यहाँ पे 90, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो 1 इंटू 90, आपको 90 ही मिलेगा। ठीक है, आपको अभी फील हो रहा होगा क्या बकवास चल रहा है ये सब। ठीक है, लेकिन आपको 2-3 मिनट में समझ में आ जाएगा ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ना वो एक इवन नंबर है। ठीक है, 2 एक इवन नंबर है, और 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट ये है कि 90 का मल्टीपल अगर इवन होता है ना, तो अगर आपको इवन मल्टीपल मिल रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन का मतलब मैं वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन नहीं बोल रहा हूँ। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो चेंज नहीं होता है अगर इवन मल्टीपल आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 का जो मल्टीपल है ना, जो फैक्टर है ना, वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे साइन था ना। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने साइन 150 का वैल्यू हमको निकालना है, तो साइन को एज इट इज आप यहाँ पे साइन ही लिखोगे। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस। ठीक है, लेकिन अगर ऑड होता है तो यहाँ पे साइन आप नहीं लिख पाओगे, साइन चेंज हो जाएगा।
ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, मैं पहला पॉइंट, तो पहला रूल देख लो। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, अभी अभी मैंने क्या बताया था, अगर आपको इवन मल्टीपल मिल रहा है तो साइन साइन ही होगा, कॉस कॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के दिया फर्स्ट पॉइंट, इफ वी ऑब्टेन इवन मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन विल नॉट चेंज। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, देखो साइन ऑफ इवन इंटू 90। अब ये जो इवन नंबर है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, बस इवन होना चाहिए। ठीक है, बस इवन होना चाहिए। अब इवन इंटू 90, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस थीटा मैंने लिखा है। अब ये प्लस माइनस थीटा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस क्या है ना, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या है, लेकिन यहाँ पे आप देखो प्लस भी तो हो रहा है ना, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अभी क्या देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला स्टेप। ठीक है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे मैंने साइन लिखा। क्यों लिखा साइन, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल या फैक्टर है ना 90 का, वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर होगा तो वो चेंज नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आया, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है फिर से, इवन मल्टीपल के लिए देख लो आप, कॉस ऑफ, ठीक है, इवन कोई इवन नंबर है इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, तब भी आपको क्या मिलेगा, कॉस ही आपको लेना है। ठीक है, ठीक है, चलो अब 10 होगा तो 10, सेक होगा तो सेक। ठीक है, इतनी बातें तो आपने समझ लिया है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और भी पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, अभी देखो फिलहाल ऑड मल्टीपल के लिए, अब ऑड मल्टीपल के लिए क्या होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ ऑड इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, जैसे यहाँ पे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 90 हमको मिला था। अब ऑड मल्टीपल के लिए जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे देखो आप, जो आपको नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर यहाँ पे साइन है, अगर आप साइन का वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो साइन क्या बन जाएगा, साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको ऑड मल्टीपल मिल रहा है ना, तो साइन क्या बनेगा, कॉस बनेगा। ठीक है, अगर कॉस होगा, मान लो यहाँ पे कॉस था, जैसे यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, कॉस ऑफ ऑड इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तभी तो आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना था ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना होगा, कॉस है ना, तो कॉस क्या बनेगा, कॉस साइन बनेगा। ठीक है, तो साइन और कॉस दोनों के लिए बात क्लियर हुआ। ठीक है, अभी हम रिमेनिंग जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। इसको नोट कर लिया, इसको अगर नोट नहीं किया है तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट या तो नोट कर लो। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, रिमेनिंग 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए क्या क्या सीन हो सकता है। अब देखो, ठीक है, तो 10 ऑफ ऑड 90 प्लस माइनस थीटा, ऐसा कोई आपको एक एंगल मिल गया है। ठीक है, अब 10 है, आपको क्या निकालना है, आपको 10 ऑफ 150 आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इस हिसाब से ब्रेक किया था, तो ऑड के लिए आपको 10 होगा, तो 10 क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कॉट निकाल रहे हो तो कॉट क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कोसेक के लिए निकाल रहे हो तो कोसेक क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा सेक, और सेक क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। ठीक है, इवन के लिए फंडा एकदम क्लियर था। ठीक है, इवन मल्टीपल मिलेगा, साइन साइन लिखना है, कॉस कॉस लिखना है, 10 को 10 लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर ऑड मल्टीपल आपको मिल रहा है ना, ऑड मल्टीपल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है, साइन कॉस हो सकता है। ठीक है, साइन कॉस हो सकता है, उसके बाद कॉस साइन हो सकता है। ठीक है, साइन कॉस होगा तो ऑब्वियसली कॉस साइन हो सकता है। ठीक है, 10 कॉट होगा, कॉट 10 हो सकता है, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक। इतनी बातें एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये जो बताया है ना, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होके दिमाग में बैठना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड स्टेप। ठीक है, अभी इवन सबको पता चल गया है, ये ऑड है, तो अब देखो साइन ऑफ ऑड मल्टीपल है या इवन, इवन मल्टीपल है। ठीक है, तो इवन मल्टीपल होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा। ठीक है, आप देखो, अब आपने सेकेंड स्टेप को क्लियर कर लिया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखो, ये बीच का जो एंगल है ना, उसको आप क्या लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आप 2 इंटू 90 माइनस 30 वही लिखोगे या डायरेक्टली 150 लिखोगे। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। अब हम लोगों को एक्चुअली में क्या निकालना था, 150 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 150 डिग्री है ना, वो किस क्वाड्रेंट में बैठता है, 150 डिग्री यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं बैठेगा ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन याद रखना होगा।
ठीक है। एक्चुअली अभी आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा, ठीक है। अगर दो ही रूल है, ठीक है, इन दो स्टेप को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में बहता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, या अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। साइन पॉजिटिव होता है, अगर साइन पॉजिटिव होता है तो ओवरऑल ये जो 150 है ना, ये जो 150 है ना, 150 इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो पहले यहाँ पे आप एक पॉजिटिव साइन लिख लो, ठीक है। नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, तो ठीक है, समझ रहे हो ना, कहीं कहीं नेगेटिव भी आ सकता है, तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे साइन को ही आपको लिखना है। अभी आपको जो एक्विड एंगल दिख रहा है ना, सिर्फ उसको लिखना है, ठीक है। जो एक्विड एंगल आपको मिल रहा है ना, आपको सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। ये सब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से ध्यान से सुनिए सब लोग, ठीक है। 150 को मैंने 180 माइनस 30 इस वे में ब्रेक किया, ठीक है। अब 180 को 2 इंटू 90 ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि बताया था आपको, क्योंकि 90 इन टर्म्स ऑफ 90 में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो 2 इंटू 90 माइनस 30, तब भी आपको 150 मिलेगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, जो 90 का फैक्टर या मल्टीपल है ना, वो इवन नंबर है, और इवन नंबर होगा तो साइन होगा, कॉस होगा, ठीक है। तो साइन को मैंने एज इट इज साइन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्विट एंगल कौन सा है, 30 है ना, तो 30 को यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन मैंने क्यों लगाया, पॉजिटिव साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 150 के लिए हम निकाल रहे हैं ना, ओरिजिनल एंगल क्या है, ओरिजिनल एंगल आपका 150 है, ठीक है। साइन ऑफ 150 निकालने हम लोग जा रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पॉजिटिव लगाया। इतनी बातें क्लियर हुआ। आप साइन 30 इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो साइन 150 डिग्री उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है 1/, चलो अगर इतनी बातें क्लियर हो गया है, ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हो गया है तो अभी हम इसको भी निकाल के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन ऑफ 150 इसका रिजल्ट अगर हाफ आ रहा है, यहाँ से भी हाफ ही आना चाहिए ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, तो क्या लिखूंगा मैं, कॉस लिखूंगा, ठीक है। अब कॉस ऑफ डायरेक्टली आप 60 लिख दो, ठीक है, कॉस ऑफ डायरेक्टली आप 60 लिख दो, ठीक है। अभी फिर से आपको वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा देखना है, ठीक है। हम लोग एक्चुअली में क्या निकाल रहे हैं, साइन ऑफ 150, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो अब पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाना होता है ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, इस कॉस को देख के लगाता है। हमको कॉस को देख के थोड़ी ना लगाना है, हमको एक्चुअली में क्या निकालना है, साइन 150 का वैल्यू। ये तो हमको मिला है ना ऑड इवन की वजह से, ठीक है। यहाँ तक अब देखो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। बात समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 150 को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है 90 + 60 और एक होता है 180 - 30। अब 90 को आप 1 × 90 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1 × 90 अगर ऐसे आप लिखोगे, 1 × 90 ऐसे अगर आप लिखोगे, तब यहाँ पे आपको ऑड मल्टीपल मिल रहा है, ठीक है। ऑड के लिए साइन क्या बनता है, कॉस बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉस लिखा, और जो इक्विट एंगल था ना उसको ही आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। यहाँ तक अब देखो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव वो कहाँ से आपको देखना है, वो आपको ओरिजिनल जो फंक्शन था ना, जो ओरिजिनल रेशियो था ना, वहां से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ पे साइन है और एंगल कहाँ पे पहुंच रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट तक पहुंच रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अभी मैं साइन एक और एग्जांपल पे आप लोगों को करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लो, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी मैं जो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ वहां से आपको पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा और भी क्लियर होगा। 300 साइन 300 को स्टेप 1 में आपको करना क्या है, स्टेप 1 में आपको इसको ब्रेक करके लिखना है। इनिशियली आप ऐसे ही करोगे, ठीक है, इनिशियली आप ऐसे ही आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब 300, ठीक है, 300 को आप कैसे लिख सकते हो, 300 कब आपको मिल सकता है, 360 - 60, तब भी आपको 300 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। कि कोई 270 + 30 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइन ऑफ 360 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 90 - 60 ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 4 है ना, वो क्या है एक्चुअली, वो इवन मल्टीपल है, ठीक है। तो इवन होगा तो पक्के से यहाँ पे साइन ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन ही होगा। आप उसके बाद आपको इसको लिख देना है,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्यूट एंगल आपको मिल रहा है ना ब्रैकेट के भीतर से, उसको आपको लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन 300 हमको एक्चुअली में निकालना है ना, और साइन 300 किस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, सेकेंड मैक्सिमम 180 तक आ सकता है, थर्ड में मैक्सिमम आप 270 तक जा सकते हो, ठीक है। और 30 आपको जोड़ना है, तो फाइनली ये जो एंगल आपको मिल रहा है वो क्या है, 300, ठीक है। अब देखो, अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सिस रूल के हिसाब से कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी नेगेटिव लगाना है। बात समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा क्लियर हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो माइनस ऑफ साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2, क्लियर यहाँ तक, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी देखो और एक तरीका बताता हूँ, जैसे हम साइन 300 को 270 प्लस 30 ऐसे भी तो निकाल सकते थे ना। अब 270 प्लस 30 ऐसे निकालने के लिए इसको आप 270 को 3 × 90 लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब ये कौन सा नंबर है बताओ, ये अब ऑड नंबर है, तो साइन क्या बनेगा, साइन कॉस होगा, साइन कॉस बन रहा है ना। अगर साइन कॉस बन रहा है, ठीक है, अगर साइन कॉस बन रहा है तो अभी यहाँ पे आप देखो कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अभी आपको देखना क्या है, प्लस माइनस का लफड़ा। अब प्लस होगा या माइनस होगा, देखो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, साइन 300, फिर से 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है। कॉस को देख के नहीं लगाना है, ओरिजिनल जो आपको वैल्यू दिया है ना, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए दिया है ना, उसको देख के आपको प्लस माइनस लिखना होता है, ठीक है। तो फिर से 30 कितना होता है, √3/2। कुछ स्टैंडर्ड एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कितना होता है ना, वो देख लेते हैं, जो कि हमको अभी यूज़ होगा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने में, ठीक है, और आपको तो यूज़ होते ही रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट साइन 180, ठीक है, साइन 180, ठीक है। साइन 180 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन 180 को साइन पाई लिख सकते हो, ठीक है। अब साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, अब देखो साइन 180 को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो होता है 180 +0 लिखो, -0 लिखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, कुछ भी आप लिखो, या तो 90 + 90 पे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 180 को आप 2 × 90 लिख सकते हो, इसलिए 2 × 90 ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये इवन नंबर है, इवन होगा तो साइन साइन ही होगा, ठीक है। और 180 कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन 0 और साइन 0 सबको पता है 0, ठीक है। आप 90 + 90 करके भी देख सकते थे, साइन 90 + 90, तब आपको क्या मिलना था, तब आपको कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है यहाँ तक। तो बात वही है। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे, साइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। साइन n पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे ये n क्या है, n = 0 ±1 ±2 एक्सेट्रा, सो, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। साइन पाई का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। साइन 2 पाई का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली साइन -पाई का वैल्यू भी 0 होगा, और साइनस -2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, ये यूज़ होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अभी एक दो और एंगल है, जैसे मान लो साइन ऑफ 270, ठीक है, साइन ऑफ 270। अब 270 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 180 + 90, ऐसे करके आप लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो साइन 270 में क्या होगा, आपको साइन 270, अब देखो 180 है, तो 2 × 90 में लिख सकता हूँ, तो 2 × 90 होगा, 2 × 90 होगा, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक इवन मल्टीपल मिल रहा है। इवन के लिए साइन साइन ही होगा, ठीक है। अभी डायरेक्टली आप 90 को लिख दो, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या साइन होगा। अब 270 किस क्वाड्रेंट में होगा, 270 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन 270 = -1, ठीक है। ये सब यूज़ होगा, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब वैल्यूज यूज़ होगा, साइन 270, ठीक है, कॉस 270, ठीक है। और एक कॉस पाई या कॉस 270 को ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉस पाई भी यूज़ होगा,
cos 270, अब cos 270 को सिमिलर वे में आप तोड़ सकते हो, ठीक है, cos ऑफ 2 इंटू 90 प्लस 90, ठीक है, फिर से cos 90 लिखना होगा आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ थर्ड जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा है, लेकिन cos 90 0 होता है, तो फाइनली आपको क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। और एक होता है आपका, हाँ यस, cos पाई या cos 180, ठीक है, cos 180 को आप कैसे लिख सकते हो, cos ऑफ 90 प्लस 90, ठीक है। अब यहाँ पे ऑड आ गया है, तो ऑड होगा तो ऑब्वियसली cos क्या बन जाएगा, साइन बनेगा, साइन 90 का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो अल्टीमेटली आपको -1 मिल रहा है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड्स एंगल पे हम लोगों ने वैल्यूज निकाला है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आप याद भी रख, अगर याद नहीं रहता है तो निकाल लेना, ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो निकाल लेना आप लोग, कितना टाइम चाहिए, ठीक है, यहाँ तक छाप लो आप लोग। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल पे साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने अभी निकाला था, ठीक है। साइन पाई हमेशा 0 होता है, ठीक है, साइन एन पाई यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0, हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो आपका एन है ना वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉस ऑफ 2n+1 π/2, अब ये एक्चुअली में क्या है, 2n+1 ये है क्या, यहाँ पे आप देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली में एक ऑड नंबर है, ठीक है, n का वैल्यू 1 डाल के देख लो, ठीक है, n का वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इवन आप 0 डालोगे तब आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, ये जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल इंटू π/2, हमेशा रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। कॉस 90 कॉस π/2 उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो उसके साथ अगर आप ऑड मल्टीपल्स को मतलब ऑड मल्टीपल्स को अगर आप जोड़ते जाओगे तो आपका रिजल्ट हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। इन दो पॉइंट को आप लोग याद रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फिजिक्स में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं नंबर 15, तो हम लोगों का फंक्शन में तो ये 15 नंबर है, लेकिन हम लोग का फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अभी मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स का डायरेक्टली आपको ग्राफ ड्रॉ करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो ग्राफ सही है या गलत है वो हम इन पॉइंट्स की थ्रू, ये तो टेबल यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है ना, उसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसको आप लोग देखो, वो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। मैं यहाँ तक ड्रॉ नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेबल को रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई, ठीक है। आप ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका 0 है, ओरिजिन भी मान सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ तक। अभी आप देखो ये होता है आपका 1 और ये है आपका -1, सबको पता है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, क्लास 10 में आपने इस टाइप का एक इनइक्वालिटी देखा होगा, ये एक्चुअली में क्या है आप आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसा क्यों लिखते थे, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे 1 क्यों मिला, ठीक है। अब ये 0 है, ये मान π/2 और ये आपका पाई पॉइंट है, ये आपका 3 π/2, ये आपका 2 पाई, ठीक है, ये आपका -π/2 और ये आपका -π, ठीक है। अब ध्यान से देखो 0 पे आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, साइन का 0, ठीक है, 0 पे ओरिजिन पे ही। उसके बाद जैसे जैसे 30 45 60 90 आपने प्लॉट किया, ठीक है, ये 90 है तो 30 40 और 60 ये यहाँ पे ही होगा ना, देखो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 0 से लेके पाई तक, ठीक है, 0 से लेके पाई तक एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, या डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना ओरिजिन से π/2 तक, इसका जो आउटपुट है, ये जो y का जो वैल्यूज है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। इसीलिए हम क्या, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि 0 से लेके π/2 तक
ठीक है, जो साइन फंक्शन है ना वो इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्लास 12 में आपको मिलेगा, ठीक है, क्लास 12 के हमको यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन में, जेई का कुछ कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, ठीक है, ये सब कंसेप्ट, ये सब हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। अभी फिर से आप ग्राफ पे आओ, ठीक है। तो π/2 पे मैक्सिमम कितना वैल्यू मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद π/2 से लेके पाई तक आप देखो, ठीक है, π/2 से लेके पाई तक वैल्यू कम घट रहा है, ठीक है। π/2 से लेके पाई तक ऑब्वियसली घटना भी चाहिए। क्यों घटना चाहिए? आप कोई भी एक एंगल निकाल के आप देख सकते हो, क्योंकि π/2 में मैक्सिमम आपको 1 मिल रहा था, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे 150 के लिए आपको क्या मिला था, साइन 150, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, तो साइन ऑफ 150 के लिए आपको हाफ मिल रहा था ना, ठीक है। तो ऐसे ही आप 135 के लिए देखोगे तो √3/2 आपको मिलेगा, ठीक है। 150 के लिए देखोगे तो आपको 1/2 मिलेगा, फिर आप 180 के लिए देखोगे आपको 0 मिलेगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो अल्टीमेटली 0 से पाई तक आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। फिर पाई से 3π/2 तक आओ। अब पाई में कितना वैल्यू होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर 3π/2, अब ये 3π/2 क्या है, 3π/2 को हम 270 बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले कन्वर्ट करके रखा है, देखो 270 को हम 3π/2 लिख सकते हैं। अब 3π/2, ठीक है, वहाँ पे वैल्यूज कितना मिल रहा है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, -1 होना था, ठीक है। तो 3π/2 पे आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ तक। फिर 2π क्या है, 2π पे आपको 0 मिलेगा फिर से। तो इसी तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड के लिए आपको इसी तरीके से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब नेगेटिव साइड के लिए भी हम 1-2 पॉइंट के लिए या 1-2 एंगल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब -π/2, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, साइन ऑफ -90 डिग्री, ठीक है। अब माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल को मेजर किया, ठीक है। तो यहाँ इस डायरेक्शन में आपको मेजर करना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तभी तो हमको -90 मिलेगा ना। और देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव होगा, -sin90, ठीक है। और sin90 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो साइन -90 क्यों -1 हो, ठीक है। सिमिलरली अब -π के लिए भी निकाल सकते हो, -π के लिए आपको 0 मिलेगा। तो ओवरऑल जो साइन फंक्शन का ग्राफ है ना, वो इस टाइप से आपको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है, एक फ्लक्चुएटिंग ग्राफ मिलेगा, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग इसलिए बोल रहा हूँ, देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। मतलब इसको अगर आप एक टनल कंसिडर करो ना, वो एक बार छत को वो टकरा है, फिर ग्राउंड को टकरा है, मतलब ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर ग्राफ समझ में आ गया है तो अभी आप मुझे बताओ ग्राफिकली, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है, डेफिनेशन ग्राफ, ठीक है। सेकेंड, अभी आप मुझे बताओ इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन के लिए क्या देखना होता है सबको पता है, प्रोजेक्शन निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन आपको क्या मिलेगा, एकदम -∞ से लेके +∞, आप कोई भी x का वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। तो -∞ to +∞ और सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब रेंज क्या होगा, रेंज के लिए आप देखो, अब रेंज के लिए प्रोजेक्शन लेना होता है y एक्सिस पे, तो कहाँ से कहाँ तक आप प्रोजेक्शन ले पाओगे, -1 से +1 तक, ठीक है, -1 से +1 तक, ठीक है। तो रेंज डोमेन हमें मिल गया साइन फंक्शन का, इतनी बातें क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कॉस फंक्शन, ठीक है। अब कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। चलिए, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, π/2, ये आपका 3π/2, ये आपका है सॉरी ये आपका है पाई, ये आपका है 3π/2, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा पाई, ठीक है, ये 0, ये है आपका -π/2, ठीक है, ये है आपका -π/2 और ये होगा आपका -π, ये होगा -3π/2, ठीक है। ऐसे आप पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है y एक्सिस पे उसको भी हम देख लेते हैं, ये होता है आपका -1 और ये है आपका +1, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। आइए अभी देखते हैं हम ये फंक्शन का जो ग्राफ हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया है ना वो सही है या गलत है, ठीक है, ये सही है या गलत है। एकदम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सही है यहाँ तक, ठीक है। π/2 को आप देखो, π/2 में आपको क्या मिल रहा है,
0 मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके π/2 तक जो कॉस फंक्शन होता है ना वो डिक्रीज होता है। ठीक है, 0 से लेके π/2 तक कॉस फंक्शन का जो वैल्यू है ना वो लगातार गिरता है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हो, देखो 0 से लेके π/2 तक डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू गिर रहा है। बात समझ में आया? इस टाइप का फंक्शन या ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो 0 से लेके π/2 तक जो आपका कॉस फंक्शन है ना वो डिक्रीज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा था। आप वो टेक्निक समझ में आया? एक्चुअली टेक्निक या ट्रिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका कंसेप्ट जितना क्लियर होगा आप खुद से ही टेक्निक या ट्रिक को निकाल सकते हो। ठीक है, कोई बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना ये ट्रिक अपना लो, ये ट्रिक अपना लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, टॉपिक को अच्छे से समझोगे नहीं, ठीक है, कोई ट्रिक काम नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई ट्रिक काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इतनी बातें समझ में आया क्यों मैंने बोला था? ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को अगर अभी भी डाउट है तो फिर से एक बार वीडियो को देखना स्टार्टिंग से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे π/2, ठीक है, उसके बाद π/2 से लेके प्लस पाई। अब प्लस पाई पे कितना वैल्यू मिला है हमको? प्लस पाई पे देखो -1 मिला है, तो यहाँ पे देखो पाई पे -1। ठीक है, फिर 3π/2। अब 3π/2 क्या है? 270। और यहाँ पे भी मैंने बोला था जब जब ऑड मल्टीपल होगा ना π/2 का कॉस हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पे देखो ये 0 मिला है, यहाँ पे भी देखो। ठीक है, -3π/2। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो फाइनली जो कॉस फंक्शन है ना उसका ग्राफ ऐसा ही हमको मिलेगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे ना, यहाँ पे मैं नीचे में साइन फंक्शन का ग्राफ को भी कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे आप देखो साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ था, ऐसा था। ठीक है, जहाँ 0 पे आपको 1 मिल रहा था कॉस में, साइन पे 0 मिल रहा था। अब देखो ग्राफ, दोनों ही ग्राफ सेम ही तो है ना, दोनों ही ग्राफ सेम है। डिफरेंस क्या है ना, ये जो ग्राफ है ना इन दोनों में बेसिक बस एक ही डिफरेंस है, शिफ्ट हुआ है थोड़ा। देखो यहाँ पे इस ग्राफ को, ठीक है, ये जो ग्राफ है ना इस ग्राफ को अगर आप कट करके थोड़ा पीछे लाते हो, ठीक है, या तो इस ग्राफ को आप कट करके थोड़ा सा आगे, मतलब एक्सिस को अगर आप यहाँ पे बना दोगे, नया एक्सिस है वाई डैश। ठीक है, तो देखो दोनों ग्राफ सेम ही है ना। ठीक है, तो वही एक बेसिक डिफरेंस होता है कॉस और साइन में ग्राफिकली अगर आप देखोगे। ठीक है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया? अभी आप देखो हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे अभी रेंज और डोमेन निकालना है। ठीक है, तो ग्राफिकली डोमेन बताओ क्या होगा इस ग्राफ के लिए? ग्राफिकली इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर होगा। देख लो, सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा ना, एकदम -∞ से लेके +∞ तक आप प्रोजेक्शन ले सकते हो। रेंज क्या होगा? ये भी फ्लक्चुएटिंग ग्राफ है, -1 और +1 के बीच। ठीक है, -1 और +1 के बीच में से निकल रहा है। ठीक है, चूंकि तो रेंज -1 +1। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ? कॉस फंक्शन का ग्राफ को आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना तो टाइम आपके पास होगा नहीं। ठीक है, आप 10-15 पॉइंट का पॉइंट में वैल्यूज़ निकालो, उसके बाद एग्जैक्टली आप नहीं भी पा सकते। ठीक है, नहीं निकाल सकते हो आप एग्जैक्टली ऐसे। ठीक है, तो आपको ग्राफ को याद रखना ही होगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। तो नंबर 16 में हम लोगों ने क्या देखा? कॉस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, अभी 4 फंक्शन का ग्राफ हमें देखना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 10 फंक्शन का ग्राफ। ठीक, तो अभी हमको देखना है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट फंक्शन या tan x। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ठीक है, अभी आप देखो लेट्स से ये π/2, ये आपका पाई और ये आपका 3π/2, और यहाँ पे कहीं पे होगा 2π। ठीक है, चलो अभी पहले 10 फंक्शन का जो ग्राफ है ना, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले कुछ पॉइंट पे इसका रिजल्ट हमें देखना होगा। ठीक है, जैसे मान लो 1090 या 10π/2। ठीक है, अब 1090 या 10π/2 पे वैल्यू कितना आता है?
देखो यहाँ पे 10 मतलब साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो 10 90 पे कितना होगा, 10 90 पे आपको 1 डिवाइडेड बाई 0 विच इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। 10 90 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं 10 ऑफ, ठीक है, 2n+1 पाई बाई 2, जब पाई बाई 2 का, ठीक है, जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आपको मिलेगा तब ये जो 10 फंक्शन का वैल्यू है ना वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो 10 90 पे, ठीक है, 10 90 पे हमको क्या मिल रहा है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मतलब कहाँ जा रहा है हमको पता ही नहीं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, इस साइड में हम इसको मान लेते हैं लेट्स से -π/2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं सेंटर पे ड्रॉ करता हूँ, आपका 0, ठीक है। चलो अब देखो, अब 10x का जो ग्राफ है ना वो इस टाइप से आपको एक ग्राफ मिलता है, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे π/2 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, डॉटेड लाइन। ये क्या है, ये एसिम्पटोट है, ठीक है। जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे ना, कॉनिक सेक्शन में जब हाइपरबोला हम लोग देखेंगे तब आपको एसिम्पटोट फिर से मिलेगा। एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एसिम्पटोट बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, या तो आप टेंजेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एक टेंजेंट है, किस टाइप का टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मली हमको जैसे एक सर्कल आपको दे दिया, सर्कल में अगर मैं आपसे बोलूँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर, आप ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। एसिम्पटोट भी क्या है, एक टेंजेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मेन पॉइंट क्या है इस एसिम्पटोट में, ये जो एसिम्पटोट है ना, ये जो टेंजेंट है ना, ये इस ग्राफ को कहाँ पे टच करेगा पता है, ये इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे जाके टच होगा, ठीक है। ये जो एसिम्पटोट या डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, वो इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे जाके टच होगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे ये टच करेगा इस ग्राफ को, वही एक डिफरेंस है, ठीक है। हमको अभी एसिम्पटोट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा कि ये डॉटेड लाइन क्या है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बता दिया ये क्या है, एसिम्पटोट है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे π/2 पे हमको एक डॉटेड लाइन या एसिम्पटोट मिला है, -π/2 पे भी हमको एक डॉटेड लाइन मिला है, ठीक है। अब ध्यान से इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। tan 0 पे हमेशा हमको 0 मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। tan 0 क्या होगा, sin 0 अपॉन cos 0, ठीक है। तो 0 पे आपको हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म लिखता हूँ, tan, ठीक है, tan n π हमेशा आपको 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो n है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ध्यान से देखो, 0 के लिए 0 मिल रहा है, 1, n का वैल्यू अगर 1 होगा तब tan π का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे इसी टाइप से एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे इसी टाइप से एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ π/2 पे जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है उस लाइन को कहाँ पे टच करेगा, एकदम -∞ पे जाके छुएगा, और इस लाइन को +∞ पे जाके टच करेगा, ठीक है। अब ध्यान से एक बात देखो, ये जो tan फंक्शन का जो ग्राफ है ना, ये साइन और कॉस फंक्शन की ग्राफ से अलग है। ऐसा क्यों है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, अलग क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप π/2 पे ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ब्रेक हो गया है, ठीक है। जैसे साइन और कॉस का अगर आप ग्राफ देखोगे, वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ था, वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे किसी भी रियल नंबर के लिए ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो tan फंक्शन है ना, tan फंक्शन π/2, फिर यहाँ पे देखो -π/2, फिर आप देखो 3π/2, माने जितना भी आपको, ठीक है, जितना भी आपको π/2 का ऑड मल्टीपल मिल रहा है ना, उन्हीं पॉइंट पे ये ग्राफ टूट रहा है, ठीक है, ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमको इस टाइप से ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ठीक है। जब हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इवन जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा तब कंटिन्यूटी का कंसेप्ट भी आएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन में, तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये मान लो कि ये ग्राफ π/2, -π/2, 3π/2 इन पॉइंट्स पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो tan x
एक्चुअली में क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो 10x का ग्राफ समझ में आया, इस ग्राफ को आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, ग्राफिकली डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, ग्राफिकली हमें रेंज और डोमेन निकालना है। अभी आप देखो, इसका अगर आप डोमेन निकालने जाओगे, डोमेन के लिए हमें क्या देखना होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। अब देखो, आप यहाँ 0 से लेके π/2 तक प्रोजेक्शन ले सकते हो, लेकिन π/2 क्या इंक्लूड है इस ग्राफ पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि π/2 पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या है, वो हमें पता ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब तो डोमेन सेट होगा, डोमेन सेट में π/2 नहीं होगा। ठीक है, -π/2 को भी आप नहीं ले सकते हो, 3π/2 को भी आप नहीं ले सकते हो। तो इन जनरल वे में अगर मैं बोलूँ तो डोमेन सेट होगा ना, डोमेन सेट को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 π/2, मतलब जितना भी π/2 का ऑड मल्टीपल है ना, सबको हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, आप प्रोजेक्शन भी नहीं ले सकते हो, एकदम π/2 तक आप नहीं जा पाओगे ना, लेकिन π/2 के एकदम नज़दीक किसी पॉइंट तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो डोमेन समझ में आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस टर्म को पहले ही लिख के आपको समझाया था। ठीक है, अभी रेंज के लिए आपको क्या देखना होता है, वाई एक्सिस को देखो, एकदम -∞ से लेके +∞। ठीक है, ये आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर और +∞ आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हुआ टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है तो अभी हम देखेंगे कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, अभी हम देखेंगे कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ। तो अभी नंबर 18 पे कोटेंजेंट फंक्शन। ठीक है, अब कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा। तो कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। 0, ये आपका 0, यहाँ पे मान लेते हैं ये π/2, 3π/2, ये -π/2। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट पे हम वैल्यूज़ को पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट पे, ताकि अप्रोक्सीमेट एक आइडिया मिल सके। ठीक है, तो cot 0 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो cot 0 कब मिलेगा आपको, cos 0 अपॉन sin x 0 जब आप करोगे। ठीक है, तो cot 0 में आप क्या लिखोगे, cos 0 अपॉन sin 0। अब ये cos 0 1 होता है, तो ये भी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। ठीक है, cos 0 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे cot n π अगर आप निकालोगे, तब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, नॉट डिफाइन वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n आपका सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे 0 के लिए इन्फिनिटी मिल रहा है, पाई के लिए भी अगर आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला है पाई के लिए, हाँ -1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, फिर से आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो cot n π, ठीक है, cot n π में क्या वैल्यू आपको मिलने वाले हैं, cot n π के लिए आपको नॉट डिफाइन, ठीक है, या इन्फिनिटी। अब देखते हैं cot ऑफ 2n + 1 π/2। तो π/2 का जितना भी इवन मल्टीपल होगा ना, वहाँ पे आपको कौन कौन सा आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो आप cot π/2 माने आपका 90 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 90 में 0 डिवाइडेड बाय 1, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, cot 90 के लिए 0 मिल रहा है आपको। सिमिलरली अगर आप 3π/2 के लिए भी देखोगे ना, तभी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो मैंने 270 के लिए पहले ही निकाल के रखा है। तो cos 270 0 को अगर आप -1 से डिवाइड करोगे, आपको फिर से 0 मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया। अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है, 0 पे डिफाइन नहीं होगा, लेकिन π/2 पे ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको 10 जैसा ही एक ग्राफ मिलेगा, लेकिन ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे साइन और कॉस में आपको जो ग्राफ मिला था ना, लगभग सेम ही था। ठीक है, शिफ्ट हुआ था ना, शिफ्ट हुआ था। ठीक है, कॉस फंक्शन या साइन फंक्शन को अगर आप π/2 शिफ्ट कर दोगे, आपको कॉस को अगर आप शिफ्ट करोगे, साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो शिफ्ट हुआ है। तो पहले 10 फंक्शन था ना, वो ऐसे 0 से होके जा रहा था, यहाँ पे ये फंक्शन शिफ्ट हो गया है। ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ है, π/2। इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा।
ये किसका ग्राफ है, ये है आपका कॉट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आप देखो, फिर से यहाँ पे इसको एजिम्पटोट मान लो आप, ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। आप सिमिलरली और भी आप पॉइंट्स के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट एक आइडिया आपको मिल गया, ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। और जितना भी आपको पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल मिलेगा, वहाँ हर एक पॉइंट में आपको आउटपुट जीरो मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे डॉटेड लाइन क्या है, एसिम्पटोट है, ठीक है, जो कि मैंने टेंजेंट की केस में आपको बताया था। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज आपको यहाँ से मुझे बताना है ग्राफिकली। अब डोमेन क्या होगा, देखो फिर से, सभी पॉइंट या इंक्लूड होगा डोमेन में, तो इसका आंसर है सभी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना पाई 0, ठीक है, फिर 2 पाई, वहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल लो, वहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है ना वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। जैसे 10 के केस में हम लोगों ने किन किन पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया था, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा यहाँ से, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से आपको किसको एलिमिनेट करना होगा, आपको किसको एलिमिनेट करना होगा, आपको एन पाई को एलिमिनेट करना होगा। तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको डोमेन मिलेगा। तो आप प्रोजेक्शन लेके भी देख सकते हो ग्राफिकली, प्रोजेक्शन कहाँ तक जा सकता है, एकदम पाई बाई 2 के नज़दीक किसी एक पॉइंट तक, यहाँ पे देखो 0 के नज़दीक किसी एक पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन 0 तक आप प्रोजेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो रेंज क्या होगा, अब रेंज के लिए फिर से आपको प्रोजेक्शन लेना होता है ऑन वाई एक्सिस, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर ही आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर हुआ, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लिया है, ठीक है। ग्राफ, डोमेन, रेंज क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमको 2 फंक्शन देखना है, एक होता है आपका सीकेंड फंक्शन और एक है कोसेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम उन 2 फंक्शन को भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं सीकेंड या सेक 0। सेक 0 क्या होगा, सेक 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस 0। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, सबको पता है, ठीक है। तो सेक 0 में हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, हमको 1 मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं सीकेंट ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, सीकेंट ऑफ पाई बाई 2 या 90 डिग्री। फिर से यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 में लिख सकता हूँ। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये जो वैल्यू मिलेगा ना वो डिफाइन नहीं होगा, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कंक्लूजन क्या मिलेगा यहाँ से हमको, सीकेंट ऑफ, ठीक है, एन पाई आपको हमेशा 1 मिलेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आप निकाल के देख भी सकते हो अलग अलग एंगल पे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या है, सीकेंट ऑफ, ठीक है, 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है, और मल्टीपल पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है, कोई आउटपुट हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आया। अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ग्राफ कैसा होगा, देखो आप लोग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। कुछ पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए पाई बाई 2, यहाँ पे ये पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पे फाइनली पाई, और ये माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये मान लो 1, ये मान लीजिए 1, आप लोग मान लीजिए -1, ठीक है। अब ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं, ठीक है। हम ग्राफ को तो आपको याद रखना है, लेकिन एक्यूरेट ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। एक्यूरेट ग्राफ क्या होता है वो आपको इन इन्फॉर्मेशन, इन पॉइंट की मदद से आप एक्यूरेटली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 0 पे सीकेंट ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे हम लोगों ने निकाल के रखा है। लेकिन सीकेंट ऑफ -π/2 वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। -π/2 को मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन या एसिम्पटोट ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे भी एक एसिम्पटोट यहाँ, ठीक है। अब ये जो ग्राफ होगा ना, ये इस टाइप से आपको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एक पैराबोलिक शेप में आपको एक ग्राफ मिलेगा, ये पैराबोला का ही ग्राफ है, ठीक है। मैंने पहले बताया था क्वाड्रेटिक इतना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप समझ तो गए हैं ना, ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। आप अलग अलग वैल्यूज़ में देख सकते हो, ठीक है, 0 से लेके π/2 तक, ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, ठीक है। आप अलग अलग 30, 45, 60, ठीक है, उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख के देख सकते हो, ठीक है। तो -π/2 और π+π/2 तक हमको इस शेप में एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं फिर से, यहाँ पे भी मैं एक ड्रॉ कर ही लेता हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से +π/2 और 3π/2
इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अगर या इस रीज़न के लिए भी अगर मैं ग्राफ आपको बता देता हूँ तो आप ओवरऑल ग्राफ को आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखो पाई, ठीक है, सेकेंड ऑफ पाई पे वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सेकेंड ऑफ पाई पे वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देख के बताओ। सेकेंड ऑफ पाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड ऑफ पाई माने 180 डिग्री। सेकेंड ऑफ पाई को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस पाई, ठीक है, 1 अपॉन कॉस पाई। अभी आप देखो 1 अपॉन कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। फिर से आप देखो 3π/2 पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, ठीक है। सेकेंड ऑफ 3π/2 पे आप निकाल सकते हो वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपको ग्राफ मिलेगा ना, तो इस टाइप से एक आपको ग्राफ मिलेगा, इस टाइप से एक आपको ग्राफ मिलेगा। अब ये नेगेटिव या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको क्यों मिल रहा है, नेगेटिव या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्राफ आपको क्यों मिल रहा है, उसको समझने के लिए आप 3π/2 पे सेकेंड का वैल्यू निकाल के देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पे दिखाता हूँ, सेकेंड ऑफ 3π/2, ठीक है। इसको हम अच्छे से लिखेंगे अभी। सेकेंड ऑफ 3π/2 को आप, ठीक है, 3π/2 को आप पाई प्लस, या तो ऐसे भी लिख सकते हो पाई प्लस π/2, ऐसे लिख सकते हो। फिर से आपको 3π डिवाइडेड बाई 2 वही फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑड है ये या इवन है, ये जो पाई है, पाई को आप 2 × 90 लिख सकते हो। तो ऑड मल्टीपल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल होगा तो सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑफ π/2। अभी आपको क्या देखना होता है, अभी आपको एंगल भी तो देखना होता है ना। 3π/2 क्या है, 270 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 270 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cos, सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे माइनस ऑफ सेकेंड π/2 आपको मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस आपको इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्राफ हमको मिल रहा है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप π/2 के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया इतनी बातें समझ में आया, ठीक है यहाँ तक। चलो, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको रेंज और डोमेन निकालना है, ठीक है। इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ क्या कौन सा पॉइंट हम नहीं ले सकते, किस पॉइंट पे हम प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, किन पॉइंट को हम इरेज, किन पॉइंट पे हम प्रोजेक्शन नहीं ले सकते डोमेन के लिए। एक तो हो गया आपका π/2, एक हो गया आपका -π/2, फिर से देखो 3π/2। मतलब जितना भी पॉइंट, ठीक है, जितना भी ऑड मल्टीपल वाला पॉइंट है ना π/2 का, उन पॉइंट पे हम प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उन पॉइंट पे हम प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, -2n+1 π/2। क्या ये सही है, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ, देख के बताओ, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, देख लो आप लोग। क्योंकि जितना भी आपको ऑड मल्टीपल वाला पॉइंट मिलेगा ना 90 का या π/2 का, वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अल्टीमेटली जो डोमेन होगा वो डोमेन आपको ये मिलेगा, ठीक है। अभी हमको देखना है रेंज, अब रेंज के लिए प्रोजेक्शन लेना होता है आपको y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक आप ले सकते हो, इस रीजन में एक भी प्रोजेक्शन आपको नहीं मिलेगा, -1 से लेके 1 तक, ठीक है, -1 से लेके 1 तक आप प्रोजेक्शन नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, -∞ से लेके -1 तक, ठीक है, -∞ से लेके -1 तक आपको रेंज मिलेगा। फिर यूनियन 1 से लेके आपको इन्फिनिटी तक क्या मिलेगा, आपको प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये रेंज होगा, ध्यान से देख लो, ये रेंज होगा, क्योंकि इस रीजन में ग्राफ है ही नहीं तो कहाँ से आपको प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन -∞ से -1 तक, फिर 1 से लेके +∞ तक। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो सेकेंड का ग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी जो लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है कोसेक, ठीक है, या तो कोसेक। अब कोसेक फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब कोसेक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ पॉइंट पे हम लोग वैल्यूज़ को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया कोसेक ऑफ 0, ठीक है। अब कोसेक ऑफ 0 पे वैल्यू कितना मिलेगा,
ठीक है। कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin। साइन 0 कितना होता है, सबको पता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी डिफाइन नहीं है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर कोसेक ऑफ π/2, π/2 का वैल्यू कितना मिलेगा आप लोग बताओ। π/2 साइन π/2 1 होता है, तो इसका मतलब 1/1 यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक सिमिलरली आप कोसेक पाई, इसका वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोसेक पाई का वैल्यू कितना होगा, 1/sin पाई। साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो फिर से ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। फिर से डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे मैं नॉट डिफाइन ही लिख देता हूँ, ठीक है, नॉट डिफाइन, ठीक है। कोसेक ऑफ 3π/2 माने 270 डिग्री। अब 270 डिग्री के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा है -1, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुआ। अब हम एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस है, ये हम लोगों का यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन, ये π/2, ये पाई, 3π/2 और ये पाई। यहाँ पे मान लीजिए ये 1, यहाँ पे ये -1, ठीक है यहाँ तक। अब चलो हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब कोसेक π/2 कितना वैल्यू मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी आप देखो 0 पे कोसेक 0 कितना वैल्यू है, इन्फिनिटी, तो 0 पे ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा कुछ एक ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ही आपको ग्राफ मिलेगा। मैं पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा कुछ आपको ग्राफ मिलेगा। इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, आपको बुक में अच्छा वाला ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पाई कोसेक पाई पे फिर से डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप एक ऐसे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जो कि इस ग्राफ को कहाँ पे छुएगा, एकदम इन्फिनिटी पे जाके छुएगा, ठीक है। अब फिर से 3π/2 पे आपको कितना वैल्यू मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ यहाँ -1 से स्टार्ट होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि पाई पे तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 2π, ठीक है। अब 2π पे कितना होगा, 2π के लिए भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। 2π पे भी इन्फिनिटी आपको मिल रहा है, ध्यान से देख लो 2π पे, ठीक है। 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे आपको इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है, तो यहाँ पे भी आपको एक एसिम्पटोट ऐसे मिलेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो ये किस फंक्शन का ग्राफ है, ये कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अभी ग्राफिकली हमको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। अब ये भी एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। देखो कोई कुछ पॉइंट पे ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, जैसे पाई 0 2π/2, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको मिलेगा। अभी आप देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अब डोमेन में आपको प्रोजेक्शन लेना होता है, सबको पता है। सब रियल नंबर को आप प्रोजेक्शन ले सकते हो क्या, यहाँ पे नहीं, कोई पॉइंट पे आप प्रोजेक्शन नहीं ले पाओगे, जैसे 0 पाई 2π, ठीक है। तो किन किन पॉइंट पे आप प्रोजेक्शन नहीं ले पा रहे हो, देखो 0 पाई 2π, इनका जनरल फॉर्म n π क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया आप हम लोगों का डोमेन, ठीक है, इस पर्टिकुलर कोसेकेंट फंक्शन के लिए। अभी हमको निकालना क्या है, रेंज निकालना है। अब देखो फिर से रेंज सेम ही होगा क्या, जो हमको सेकेंड फंक्शन में मिला था, -इन्फिनिटी से आप -1 तक प्रोजेक्शन ले सकते हो, फिर 1 से +इन्फिनिटी तक आप प्रोजेक्शन ले सकते हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी -1 1 इन्फिनिटी, ठीक है। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो सेट ऑफ रियल नंबर को आपने इंक्लूड किया, फिर आपने -1 से लेके +1 इस रीजन को ही आपने क्या आउट कर दिया। नहीं, यहाँ पे आप, क्योंकि ये तो इंक्लूड हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है, तभी सही होगा। समझ में आया यहाँ तक? इसका मतलब कि सभी को आप ले सकते हो ना, सभी रियल नंबर्स को आप ले सकते हो, लेकिन ये जो रीजन है ना 1 से लेके -1 तक या -1 से लेके 1 तक, ठीक है, उसको आप नहीं ले सकते हो, क्यों, वहाँ पे आप प्रोजेक्शन मिलेगा नहीं, ग्राफिकली हम लोगों ने देखा है सब। तो यही था आपका कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन
के बारे में अच्छे से देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक रूल भी देखा था, जिस रूल की मदद से आप किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल पे, ठीक है, इन फंक्शंस का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये बहुत ज़रूरी भी था, ठीक है। ये अगर आपको मैं नहीं बताता तो ये सब ग्राफ समझा के भी फ़ायदा नहीं था, ठीक है। आपके मन में मतलब एक क्वेश्चन तो रहता है कहाँ से कैसे आया, ठीक है, ये सब वैल्यू। तो जो नेक्स्ट अभी जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगभग हम 20 से 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आपका जेई हो गया, ठीक है, जेई मेन में हुआ, जेई एडवांस में हो गया, या कुछ अच्छा क्वेश्चंस, ठीक है, उन सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब आपको पता चलेगा कि इतना एक्चुअली लंबा मतलब लेंदी सीरीज मैंने क्यों चला है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब बातें आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है।